गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है ग्लोबल कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस। टॉपिक आपके एनवायरनमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जो ग्लोबल कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस हैं फॉसिल फ्यूल से, वो कहा जा रहा है कि 0.8% राइज होंगे 2024 में। तो ये जो ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट की रिपोर्ट लेटेस्ट सबमिट की गई है COP29 में, उसमें जो है ये बताया गया है। तो ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट क्या है? एक रिसर्च इनिशिएटिव है जो क्वांटिफाई कर रहा है ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को और उनके कॉजेज़ को। तो ये बेसिकली क्या करते हैं, कार्बन साइकिल को स्टडी कर रहे हैं और एक कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर दे रहे हैं अर्थ की कार्बन बैलेंस की। तो इस रिपोर्ट में वार्न किया गया है कि अगर करंट रेट पर एमिशंस चलते रहे तो 50% चांस ये है कि ग्लोबल वार्मिंग जो है वो एक्सीड हो जाएगी, जो 1.5 डिग्री सेल्सियस का थ्रेशोल्ड हमने रखा है सिर्फ 6 साल के अंदर अंदर ही। ओके। तो इंडिया के कंटेक्स्ट में इसमें बताया गया है कि इंडिया के जो CO2 एमिशंस हैं वो लगभग 4.6% बढ़ेंगे 2024 में। और ग्लोबली अगर हम देखें तो इंडिया जो है वो 8% ऑफ ग्लोबल फॉसिल कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस कंट्रीब्यूट करता है, जो कि थर्ड नंबर पर रैंक है आफ्टर चाइना और US। ठीक है। लेकिन पर कैपिटा कंजम्पशन में या एमिशंस में जो इंडिया है वो ग्लोबल एवरेज से काफ़ी नीचे है। ओके। तो इस रिपोर्ट की फाइंडिंग्स क्या हैं? इसमें कहा गया है कि एमिशंस जो कोल, ऑयल या नेचुरल गैस से हो रही है वो राइज करेंगे स्लाइटली। कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशंस भी जो है वो 52% हायर पहुंच चुके हैं दैन प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स 2024 में। जो रिमेनिंग कार्बन ग्लोबल कार्बन बजट है वो जो है हमारा उस ब्रीच होने लगा है। और कंसिस्टेंट ब्रीच जो 1.5 डिग्री सेल्सियस का टारगेट अगर जो है होता रहा तो जो है हम 1.5 डिग्री सेल्सियस का जो पेरिस एग्रीमेंट का टारगेट है उसको हम ब्रीच कर जाएंगे। तो इसमें ये भी बताया गया है कि लैंड और ओशंस कंबाइंड जो होकर लगभग हाफ ऑफ ह्यूमन जनरेटेड कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, जिसमें से कि ओशंस जो हैं वो 10.5 बिलियन टन्स एनुअली कार्बन डाइऑक्साइड या फिर 26% ऑफ टोटल एमिशंस को एब्जॉर्ब करते हैं। तो चैलेंजेस इसमें बताए गए हैं कि पेरिस एग्रीमेंट का जो हमारा मोटिव है 2 डिग्री सेल्सियस से कम रखने का, और जो हमारा एक्चुअल ऑब्जेक्टिव तो है कि हम 1.5 डिग्री सेल्सियस से कम रखें राइज इन टेम्परेचर्स को। लेकिन रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर ग्लोबल एफर्ट्स जिस तरह से चल रहे हैं तो ये 1.5 डिग्री सेल्सियस का पाथवे हम नहीं फॉलो कर पाएंगे। और कई तरह के स्ट्रक्चरल बैरियर्स हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड एक तरह से जो है बढ़ रही है, उससे जो रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की जो ग्रोथ है वो अ, जो फॉसिल फ्यूल की डिपेंडेंस है वो ज़्यादा हो रही है। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। तो इसमें कहा गया है रिपोर्ट में कि रैपिड डीप कट्स करने पड़ेंगे फॉसिल फ्यूल एमिशंस में, तभी हम पेरिस एग्रीमेंट के गोल्स को अचीव कर पाएंगे। ओके। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, रूल्स अंडर न्यू वाटर एक्ट। ये टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए और इन्वायरमेंट दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने न्यू नोटिफाई किए हैं रूल्स स्ट्रीमलाइन करने के लिए प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी और इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टीज, जो कि वाटर पोल्यूशन ऑफेंसेस में वाटर एक्ट 1974 के अंडर मैंशन है। तो इन रूल्स में जो है 2024 का एक तरह से अमेंडमेंट आया है। और अगर हम वाटर एक्ट को समझें तो 1974 में इसको इनेक्ट किया गया था ताकि प्रिवेंशन और कंट्रोल ऑफ वाटर पोल्यूशन किया जा सके। और इसमें कई तरह के पीनल प्रोविजंस का जो है वो प्रिस्क्रिप्शन था कि अगर कोई नॉन कंप्लायंस करता है या कॉन्ट्रावेंशन करता है प्रोविजंस की तो उसमें क्या पीनल प्रोविजंस होंगे। अब जो अमेंडमेंट लाई गई है वो डेमोक्रेटिक गवर्नेंस को लेकर आना चाहती है, ताकि गवर्नमेंट जो है अपने लोगों पर और इंस्टीट्यूशंस पर ट्रस्ट कर सके। तो ये जो है इसमें कई तरह के जो है क्रिमिनल प्रोविजंस को रैशनलाइज किया गया है। ठीक है। तो अगर हम हाइलाइट्स देखें तो अभी ये जो प्रोविजंस होंगे ये सिर्फ हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और कुछ यूनियन टेरिटरीज़ में एप्लीकेबल होंगे। और अगर ज़रूरत पड़ी तो बाकी स्टेट्स भी इसको अडॉप्ट कर सकती हैं अपने अपने रेजोल्यूशंस लाकर। ठीक है। तो इसमें डीक्रिमिनलाइज किया जा रहा है कई तरह के वायलेशंस को, रिमूव की जा रही है इम्प्रिजनमेंट के प्रोविजंस को कई तरह के ऑफेंसेस में, और उनको मॉनेटरी पेनल्टीज से रिप्लेस किया जा रहा है। ठीक है। लेकिन अगर जो है पेनल्टीज़ को आप नहीं पे करते हो तो उसमें फिर ऑफ कोर्स फिर इम्प्रिजनमेंट होगी। 1974 का एक्ट कहता है कि स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल ब्यूरो का कंसेंट लेना होगा कई इंडस्ट्रीज़ को जो कि सीवेज को डिस्चार्ज करती हैं। लेकिन 2024 का एक्ट जो है अमेंडमेंट वो कह रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कंसल्टेशन विद CPCB कुछ स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ इंडस्ट्रीज़ को एग्जाम्प्ट कर सकती हैं इस रिक्वायरमेंट से। इस एक्ट में ये भी कहा गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो नॉमिनेशन प्रोसेस और टर्म्स ऑफ स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को जो है
वो रेगुलेट कर सकती हैं। स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो हैं वो डायरेक्टिव्स दे सकते हैं कोई भी एक्टिविटीज़ को स्टॉप करने के लिए जो जिसमें कि पोल्यूटेंट्स को डिस्चार्ज किया जा रहा है। एक्ट ये भी ऑथोराइज़ करता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एडजुडिकेटिंग ऑफिसर्स को अपॉइंट करे ताकि वो पेनल्टीज़ को डिटर्मिन कर सके, और पेनल्टीज़ जो हैं वो जो इकट्ठी होंगी वो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन फंड में जाएंगी। इस एक्ट के अंदर कोर्ट्स के पास पावर दी गई है कि वो कोई भी जो है ऑफेंस की कॉग्निजेंस ले सकते हैं अगर कंप्लेंट फाइल की गई है एडजुडिकेटिंग ऑफिसर द्वारा। और अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स कुछ वायलेशन करते हैं तो जो उस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के हेड होंगे उनकी 1 मंथ की बेसिक सैलरी तक की जो है उनके ऊपर पेनल्टी लगाई जा सकती है। तो ये जो न्यू रूल्स हैं ये जो है एक तरह से रैशनलाइज कर रहे हैं पीनल प्रोविजंस को। मिनिस्ट्री ने पहले एक नॉन पोल्यूटिंग वाइट कैटेगरी इंडस्ट्रीज़ को जो है एग्जाम्प्ट कर दिया था प्रायर परमिशन से, ताकि वो इस एक्ट के अंदर जो है वो ऑपरेट कर सकें। एडजुडिकेटिंग ऑफिसर जो है उसके ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी दी जा रही है ताकि वो ओवरसी कर सके कंप्लेंट्स को। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं COP29 क्लाइमेट समिट 2024। ये टॉपिक इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो COP29 की क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस जो बाकू अज़रबैजान में हो रही है वहाँ पर कंट्रीज़ ने एक लैंडमार्क डिसीजन अचीव कर लिया है जिसमें कि ग्लोबल कार्बन मार्केट जो है पेरिस एग्रीमेंट के अंदर एस्टैब्लिश करने में हमें हेल्प होगा। COP क्या है? जो ये मेन गवर्निंग बॉडी होती है UNFCCC की। ओके, हर साल COP के अंदर जो है ये मेंबर कंट्रीज़ मिलती हैं और नेशनल एमिशन डेटा प्रोग्रेस को मॉनिटरिंग करना और ग्लोबल क्लाइमेट पॉलिसी को शेप देना उसके ऊपर डिसीजन लेती हैं। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट जो COPs थी वो यहाँ पर मेंशन है। ओके, तो उसमें जो COP21 थी जो 2015 की वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अब क्रिटिसिज्म क्या रहे हैं COP के कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ ने कोपेनहेगन के टाइम पर प्रॉमिस किया था कि हम $100 बिलियन एनुअली देंगे, वो अभी तक उस प्रॉमिस को नहीं जो है वो निभा पाई हैं। इवन इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की रिपोर्ट में भी कहा गया है कि अगर एग्जिस्टिंग प्लेजेस पूरी भी कर ली जाएं तो भी 1.5 डिग्री सेल्सियस का जो थ्रेशोल्ड है वो हम अचीव नहीं कर पाएंगे। अब ग्लोबल कार्बन मार्केट्स पे जो फैसला लिया गया है COP29 में उसके बारे में देखते हैं। ग्लोबल कार्बन मार्केट आर्टिकल 6 ऑफ पेरिस एग्रीमेंट में आउटलाइन है जिसमें कि कंट्रीज़ जो है वो कार्बन क्रेडिट्स को ट्रेड कर सकती हैं। तो बेसिकली इसमें क्या है कि फाइनेंशियल इंसेंटिव्स दोगे आप जो कि एमिशन रिडक्शन करेगी कोई भी कंट्री। तो ठीक है, तो इसमें इंटरनेशनल कोलैबोरेशन भी की जा सकती है ताकि कार्बन एमिशंस को लोअर किया जा सके। अब इसमें दो तरह के ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो है कि दो कंट्रीज़ आपस में अपना बायलैटरल कोई कार्बन ट्रेडिंग एग्रीमेंट कर लें अपने हिसाब से। दूसरा ऑप्शन ये है 6.4 जिसमें कि एक सेंट्रलाइज्ड UN मैनेज सिस्टम हो ताकि सभी कंट्रीज़ को के लिए जो है ऑफसेट और ट्रेडिंग कार्बन एमिशंस में की जा सके। अब इसी पर्टिकुलर जो है सेक्शन के लिए जो है न्यू ऑपरेशनल स्टैंडर्ड्स अडॉप्ट किए जा रहे हैं ताकि एक ग्लोबल कार्बन मार्केट बनाई जा सके। ओके, तो इससे कंट्रीज़ को हेल्प हो सकेगा कि क्लाइमेट टारगेट्स मोर एफिशिएंटली और अफोर्डेबली जो है वो अचीव कर सकें। ओके, अब चैलेंजेस क्या हैं? तो एक प्राइमरी एजेंडा था COP29 का कि न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल जो है हम फाइनलाइज करेंगे इस मीटिंग में, जिसमें कि डेवलप्ड कंट्रीज़ जो है वो फंड्स देंगी क्लाइमेट एक्शंस के लिए डेवलपिंग नेशंस को। लेकिन इस पर कोई प्रोग्रेस नहीं बना पाए हैं। क्यों? क्योंकि G77 प्लस चाइना ग्रुप जिसका इंडिया भी पार्ट है, जिसमें 130 डेवलपिंग नेशंस हैं, उन्होंने इस इनिशियल ड्राफ्ट को रिजेक्ट कर दिया है क्योंकि डिसएग्रीमेंट रहे हैं कि फंडिंग साइज़ कितना होगा, कंट्रीब्यूटर कौन कौन होंगे, टाइप क्या होगी, कवरेज पीरियड क्या होगा। डेवलपिंग नेशंस डिमांड कर रही थी $1 ट्रिलियन एनुअली फ्रॉम 2026, लेकिन G77 ने कहा कि 1.3 ट्रिलियन होना चाहिए। फाइनेंस जो है वो न्यू होना चाहिए, ठीक है, प्रिडिक्टेबल होना चाहिए, नॉन डेट इंड्यूसिंग होना चाहिए, यानी कि आप लोन्स दे रहे हो। ओके, तो डेवलपिंग कंट्रीज़ ने ये भी कहा है कि कोई भी शॉर्टफॉल अगर रही $100 बिलियन एनुअल गोल की तो वो एरियर की तरह जो है वो माना जाएगा और अगली बार उसको कवर करना होगा। ओके, इंडिया ने कहा है कि जो ये न्यू क्लाइमेट क्वांटिफाइड गोल है, ये न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल जो है वो एक टॉप प्रायोरिटी होना चाहिए। इंडिया और G77 अलाइज ने कहा है कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलना चाहिए अडेप्टेशन इनिशिएटिव्स को, खासकर जो है हाई रिस्क से जो कम्युनिटीज़ जूझ रही हैं क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट से, उनको सबसे ज़्यादा हमें हेल्प करना है। ओके, जो COP29 के प्रेसिडेंट हैं, जो अज़रबैजान के बेसिकली प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने कहा है कि आर्टिकल 6 का जो फ्रेमवर्क है वो हमें हेल्प करेगा ग्लोबल कॉस्ट ऑफ क्लाइमेट एक्शन को रिड्यूस करने में लगभग $250 बिलियन पर ईयर के हिसाब से। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं बायो डिराइव्ड फोम। ये टॉपिक इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। रिसर्चर्स ने जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के, उन्होंने एक बायोडिग्रेडेबल फोम को जो है वो डेवलप किया है जो कि ट्रांसफॉर्म कर सकेगी पैकेजिंग इंडस्ट्री को
एड्रेस करते हुए क्रिटिकल इन्वायरमेंट कंसर्न्स को। तो बायो डिराइव्ड फोम एक तरह से सस्टेनेबल अल्टरनेटिव है प्लास्टिक मटेरियल्स का, जो कि ट्रेडिशनल फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स पैकेजिंग में हमें इस्तेमाल जो है हेल्प करेगा। तो ये फोम जो है वो बायो बेस्ड ईपॉक्सी रेजिन्स या नॉन एडिबल ऑयल्स से बनाया गया है, और ये ऑफर करेगा इंडस्ट्रीज़ को इन्वायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल ऑल्टरनेटिव। ठीक है। यूनिक केमिकल स्ट्रक्चर होगा इसका, जिसमें कि डायनामिक कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं, और ये ब्रेक और रिफॉर्म कर सकते हैं अंडर एक्सटर्नल स्टिमुलाई। तो ये बायोफोम जो हैं डिसइंटीग्रेट हो जाती हैं ये विद इन 3 आवर्स, जब इनको इको फ्रेंडली सॉल्वेंट्स के से एक्सपोज किया जाता है 80 डिग्री सेल्सियस में। और जब ये डिसइंटीग्रेट होती हैं तो ये लैंडफिल्स में सेफली इनको हम जो है डाल सकते हैं बिना ग्राउंड वाटर को कंटेमिनेट किए। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं निसार सैटेलाइट। ये टॉपिक साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसरो और नासा जो है वो प्लान कर रहे हैं कि अर्ली 2025 में निसार सैटेलाइट को लॉन्च कर दिया जाए, जो कि एक लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट है, ऑब्जर्वेटरी है बेसिकली, नासा और इसरो की बनाई हुई। इसमें एल बैंड और एस बैंड दोनों सिंथेटिक अपर्चर रडार इंस्ट्रूमेंट्स लगाए गए हैं, जो कि केपेबल हैं क्लाउड्स तक को पेनेट्रेट करके डेटा कलेक्ट करने में, चाहे दिन हो या रात हो। तो ये मेजर करेंगे अर्थ के चेंजिंग इकोसिस्टम्स को, डायनामिक सर्विसेज को, आइस मासेस को, ऑब्जर्व करेंगे अर्थ के लैंड और आइस कवर्ड सर्विसेज को ग्लोबली विद 12 डे रेगुलरिटी। ओके। तो ये मूवमेंट्स ऑफ फ्रॉम अर्थक्वेक होते हैं, जो आइस शीट मूवमेंट्स होती हैं, लैंडस्लाइड्स, वॉल्केनिक एक्टिविटी, जो भी फॉरेस्ट में चेंजेस आ रहे हैं, वेटलैंड्स, फार्मलैंड, और इवन इंफ्रास्ट्रक्चर की भी स्टेबिलिटी को चेक करने में हमें डेटा प्रोवाइड करेंगे। ओके। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं इंटरस्टेट काउंसिल। ये टॉपिक आपके पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली यूनियन गवर्नमेंट ने जो है स्टैंडिंग कमेटी ऑन इंटर स्टेट काउंसिल जो है उसको रिकॉन्स्टिट्यूट किया है, और होम मिनिस्टर को उसका चेयरमैन बना दिया है। तो इंटर स्टेट काउंसिल जो है वो आर्टिकल 263 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इस्टेब्लिश की जाती है, और ये कोऑर्डिनेशन और कॉपरेशन बनाती है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में। ऑफ कोर्स इसको सपोर्ट किया था सरकारिया कमीशन ने भी। इंटरस्टेट काउंसिल जो है वो प्रेसिडेंट कभी भी सेटअप कर सकते हैं। इसके चेयरपर्सन अदरवाइज वैसे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, मेंबर्स इसके चीफ मिनिस्टर्स होते हैं सभी स्टेट्स के और यूनियन टेरिटरीज़ के, और 6 यूनियन मिनिस्टर्स जो कैबिनेट रैंक के हैं उनको भी नॉमिनेट किया जाता है प्राइम मिनिस्टर द्वारा एज मेंबर्स। ओके। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं वॉयेजर 2 स्पेसक्राफ्ट। ये टॉपिक आपके साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो लगभग 4 दशकों बाद नासा का जो वॉयेजर 2 स्पेसक्राफ्ट है उसने हिस्टोरिक फ्लाई बाय किया है यूरेनस से, और साइंटिस्ट ने कुछ तरह की न्यू रेवलेशंस हमें बताई हैं। ओके। तो वॉयेजर 2 स्पेसक्राफ्ट जो है अनमैन्ड स्पेस प्रोब है, जो कि नासा ने 1977 में लॉन्च किया था। इसका मिशन था कि आउटर प्लैनेट जो हमारे सोलर सिस्टम के हैं, जैसे कि जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून और उनके मून्स को स्टडी किया जाए। अकेला ऐसा स्पेसक्राफ्ट है जो अभी तक यूरेनस और नेपच्यून तक पहुंचा है, और ये ऐसा स्पेसक्राफ्ट है जो सभी हमारे चारों सोलर सिस्टम के जाइंट प्लैनेट्स हैं उनको क्लोज रेंज से ऑब्जर्व कर चुका है। इसने ही जो है 14th मून ऑफ जुपिटर को डिस्कवर किया। फर्स्ट ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट है जिसने यूरेनस को फ्लाई पास्ट किया। यूरेनस पर इसको 10 न्यू मून्स मिले, 2 न्यू रिंग्स मिली, और पहला ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट था जो ये नेपच्यून को भी जो उसने फ्लाई बाय किया। नेपच्यून में इसको 5 मून्स मिले, 4 रिंग्स मिली, और एक ग्रेट डार्क स्पॉट मिला। ये सेकंड स्पेसक्राफ्ट है जो इवन इंटरस्टेलर स्पेस को भी जो है एंटर कर चुका है। ओके। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल। ये टॉपिक सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो डीआरडीओ ने रिसेंटली मेडन टेस्ट फ्लाइट टेस्ट किया है लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का, जो कि डिज़ाइन किया गया है चाहे वो मोबाइल ग्राउंड बेस्ड सिस्टम से लॉन्च किया जाए या फिर फ्रंटलाइन शिप से। तो ये जो मिसाइल है ये इक्विप्ड है विद स्टेट ऑफ द आर्ट एवियोनिक्स। ये मिसाइल जो है टिपिकली सबसोनिक हैं, और ये टेरेन हगिंग फ्लाइट पाथ्स को फॉलो करते हैं, ताकि ये हार्डर टू डिटेक्ट और इंटरसेप्ट रहते हैं। ओके। तो मतलब ये बहुत ही क्लोज जो है सरफेस के ये फ्लाई करते हैं, जिसकी वजह से इसकी डिटेक्शन और इंटरसेप्शन मुश्किल हो जाती है। इसको डीआरडीओ के एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने बेंगलुरु में डेवलप किया है। मिसाइल का सक्सेसफुल टेस्ट जो है की माइलस्टोन है इंडिया की डिफेंस कैपेबिलिटीज़ को एनहेंस करने में। ओके। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश। So the first topic is global carbon dioxide emissions. This topic is important for your environment section. So global carbon dioxide emissions from fossil fuels
fossil fuel use are projected to rise by 0.8% in 2024, reaching a record high of 37.4 billion tons, according to the Global Carbon Project's latest report, which has been presented at COP29 in Baku, that is in Azerbaijan. So, what is Global Carbon Project? It's a research initiative on quantifying global greenhouse gas emissions and their causes. It does so primarily by studying the carbon cycle, and it aims to provide a comprehensive picture of the Earth's carbon balance and inform climate change mitigation strategies. So, this report has warned that at the current rate, there is 50% chance that global warming will exceed the critical 1.5 degrees Celsius threshold consistently within 6 years. Okay, so what does it tell about India? So, India's carbon dioxide emissions are expected to grow by 4.6% in 2024, which is the highest among major economies. India also contributes 8.6%, 8% of global fossil fuel carbon dioxide emissions, which is basically third rank after China and US. But India's per capita emissions remain significantly lower than the global average. Okay. Uh, so, what are the key findings of this report? This report has said that emissions from coal, oil, and natural gas are expected to rise slightly in 2024, and carbon dioxide concentrations in the atmosphere are projected to reach 52% higher than pre industrial levels in 2024. And the remaining global carbon budget is running out, which is basically we are going to breach the 1.5 degrees Celsius limit, and a consistent breach of 1.5 degrees Celsius target is expected within 6 years if current trends persist. Okay, and this report has highlighted that lands and oceans are combined are Lands and oceans are absorbing about half of the human generated carbon dioxide emissions combined, and oceans have absorbed 10.5 billion tons annually, or 26% of the total emissions. Okay, so what are the challenges in meeting climate goals? So, the Paris Agreement, which aims to limit global warming below 2 degrees Celsius, and the aim is to have it below 1.5 degrees Celsius, means that uh, we are striving for 1.5 degrees Celsius target, but the report has highlighted that global efforts are insufficient for the same. Structural barriers are there, and we are having infrastructure demands also in rapidly developing economies like India, which is basically outpacing the growth of renewable energy resources. Therefore, fossil fuel dependence is rising. Okay, so this report has called for rapid and deep cuts to fossil fuel emissions so as to meet the Paris climate goals. Okay. So the next topic is rules under new water act. This topic is important for your environment and your governance section. So central government has notified new rules to streamline the process of inquiry and imposition of penalties for water pollution offences, and these rules are called the Water Prevention and Control of Pollution Rules 2024. Basically, these are the amendment to the 1974 act, and the 1974 act aims to provide for the prevention and control of water pollution, and this act prescribes various penal provisions for non-compliance or contravention of the provisions punishable with imprisonment. This amendment has been brought to rationalize the criminal provisions. Okay, initially this amendment act would apply to Himachal Pradesh, Rajasthan, and Union Territories, with provisions for other states to adopt it through state resolutions. This act decriminalizes various violations, removing imprisonment for several offences and replacing it with monetary penalties ranging from 10,000 to 15 lakh rupees. And in case of failure to pay penalties, then of course it would lead to imprisonment. In the 1974 Act, the State Pollution Control Board consent for industries which were discharging sewage was mandatory, but now the central government, as per the 2024 Act, in consultation with Central Pollution Control Board, can exempt certain industries from this requirement. The Act also requires the central government to prescribe the nomination process and terms for the State Pollution Control Board chairman. State pollution control boards can also issue directives to immediately stop activities which are discharging pollutants. The Act also authorizes the central government to appoint adjudicating officers who will be at the rank of at least the joint secretary to determine penalties, and the penalties, the money which will be collected through the penalties, will go to the Environment Protection Fund. The courts can also take cognizance of an offence if a complaint is being filed by an adjudicating officer. Okay, and for violations by government departments, the department head will be penalized with maximum amount of up to 1 month's basic salary, of course. Okay, so
What are the key highlights of this new rules? Of course, the ministry, which previously exempted non-polluting white category industries from needing, that is the non-polluting industries from needing prior permission to operate under the Act, will be mainstreamed, and as adjudicating officers, uh, ranked at least as a state government joint secretary, he or she will be responsible for overseeing the complaints and issuing the notices to alleged violators and conducting the inquiries as well. Okay. So the next topic is COP29 Climate Summit 2024. This topic is again important for your environment section. So at the COP29 Climate Conference in Baku, countries have reached a landmark decision to advance a long delayed agreement to establish a global carbon market under the Paris Agreement. So what is COP? So Conference of Parties is the main governing body of the UNFCCC, and each year the COP members gather to review the national emission data, monitor the progress, and shape global climate policy. So the various milestones which have been achieved at the various COPs are mentioned here. The most important one here is the Paris Agreement. Okay, so what are the criticisms of COP? So developed countries, despite their pledge in 2009 at the Copenhagen Accord to provide $100 billion annually, they are yet to meet this promise. Even International Energy Agency's COP28 report indicated that even if with the existing pledges, the world risks surpassing the critical 1.5 degrees Celsius limit. Okay, but we have this achievement of global carbon market at COP29. The global carbon market, which is outlined under the Article 6 of the Paris Agreement, allows countries to trade carbon credits, which is basically certified reductions in carbon emissions. And this market will provide financial incentives for emission reductions with prices set by emission caps established by participating nations. And Article 6 of the Paris Agreement facilitates international collaboration for lower carbon emissions. There are two options. The first option is known as the 6.2 article, according to which two countries can establish a bilateral carbon trading agreement under their own terms. Then there is Article 6.4, which seeks to develop a centralized UN managed system to enable both countries and companies to offset and trade carbon emissions. So, what has been the progress at COP29? So, COP29 has officially adopted the new operational standards for the operationalization of the Article 6 of the Paris Agreement, so as to set the stage for a global carbon market. And this will help countries to achieve climate targets more efficiently and affordably once it will become fully operational. Okay, but there are certain challenges as well. We've already talked about new collective quantified goal in the previous videos, and this has been the primary agenda for COP29, whereby developed countries had to provide funds for the climate action in developing nations, but no progress has been made on this front because G77 plus China group has, which is represented by over 130 developing countries, rejected the final draft or the the initial draft of the finance agreement and demanded revisions. There are disagreements over the funding size, contributors, types, and coverage period. Developing nations are demanding that a minimum of $1 trillion annually from 2026 should be paid by the developed countries, but G77 group is calling for $1.3 trillion annually. The finance should be new, predictable, and non-debt inducing. It does not mean that developed countries start giving loans or to the developing countries. Okay, so any shortfall from the $100 billion annual target will be considered as the arrears, and it will be added to the new collective quantified goal. Okay, India highlighted that this new collective quantified goal is a top priority, and India, along with the G77 allies, called for stronger support in adaptation initiatives, especially to support those communities who are at high risk from climate change impacts. Okay, so the COP29 president, that is the president of Azerbaijan, has said that there is potential for finalizing the Article 6 framework of the Paris Agreement so as to reduce the global cost of climate action by an estimated $250 billion per year through the cross border cooperation. Okay. So the next topic is bio-derived foam. This topic is important for your environment section.
So researchers from the Indian Institute of Science have developed a biodegradable foam which can transform the packaging industry, okay, while addressing the critical environmental concerns. So bio-derived foam offers a sustainable alternative to plastic materials which is used in traditional FMCG packaging. This foam is made from the bio-based epoxy resins, non-edible oils approved by the US FDA. Okay, this offers industries an environmentally responsible alternative, and this foam has a unique chemical structure, features dynamics, covalent bonds, which can break and reform under external stimuli, and these biofoams can disintegrate within 3 hours when exposed to eco-friendly solvents at 80 degrees Celsius, and this integrates safely in landfills without contaminating the groundwater as well. Okay. So the next topic is NISAR satellite. This topic is important for your science and tech section. So ISRO and NASA are planning to launch a new satellite called NISAR in early 2025, which will help keep track of Earth's surface on land and ice-covered areas. This will be a low Earth orbit observatory jointly developed by NASA and ISRO, and this will consist of both L-band and S-band synthetic aperture radar instruments. It is capable of penetrating clouds and it can collect data even day and night. It will measure Earth's changing ecosystems, dynamic surfaces, and ice masses, providing information about biomass, natural hazards, sea level rise, and groundwater. NISAR will observe Earth's land and ice covered surfaces globally with 12-day regularity. Okay, the satellite will observe movements from earthquakes, ice sheet movements, landslides, and volcanic activity, track changes in forests, wetlands, and farmland, and even check infrastructure stability. Okay. So the next topic is interstate council. This topic is important for your polity section. So recently, Union government has reconstituted the standing committee of the interstate council and named the home minister as its chairman. So interstate council is established under the article 263 of the Constitution of India to facilitate coordination and cooperation between central government and state governments. It is also supported by the Sarkaria Commission report. Okay, and interstate council can be set up at the president anytime when when the president deems that the establishment of such a council would be in the public interest. The chairperson of the council is prime minister. Members include the chief ministers of all states and UTs, and 6 ministers of cabinet rank in the Union Council of Ministers are nominated by the prime minister for as members in this council. Okay. So the next topic is Voyager 2 spacecraft. This topic is important for your science and tech section. So after nearly 4 decades after NASA's Voyager 2 spacecraft made its historic flyby of Uranus, scientists have uncovered new revelations about the Uranus magnetic field. Okay, so Voyager 2 spacecraft is an unmanned space probe which was launched by NASA in 1977. Its mission was to study the outer planets of our solar system, including the Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune, and their moons. It is the only spacecraft to have ever visited Uranus and Neptune. It is the only spacecraft to study all four of our giant planets. Solar system's giant planets at close range. It discovered the 14th moon of Jupiter. It was the first human made object to fly past Uranus. At Uranus, Voyager 2 discovered 10 new moons and 2 new rings. It was the first human made object to fly by Neptune also. At Neptune, it discovered 5 new moons, 4 rings, and a great dark spot. And it is the second spacecraft to enter the interstellar space as well. Okay. So the next topic is long range land attack cruise missile. This topic is important for your security section. So DRDO has successfully conducted the maiden flight test of its long range land attack cruise missile, which is designed to be launched from both mobile ground based systems and frontline ships. So this missile is equipped with state of the art avionics and software which enhances its performance and reliability. These missiles are typically subsonic and they can follow terrain hugging flight paths, making them harder to detect and intercept, thus allowing for a strategic advantage in penetrating enemy defenses. It is developed by DRDO's Aeronautical Development Establishment in Bengaluru. Okay, the missile's successful test is seen as a key milestone in advancing India's defense capabilities. Okay, especially in the area of long range precision strikes. So these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.